उर्मिला जी अपने बड़े बेटे देव की शादी करके जो बहू लाई वह मात्र 15 वर्ष की है। गरीब परिवार की लड़की है निशा बहू। दो दो देवर तथा 4 नंदों से भरा पूरा परिवार ससुराल में आकर एक कमरे में दुबक के बैठी हुई है। डर से, एक तो नई जगह, ऊपर से इतना बड़ा घर, मायके में तो एक छोटा सा रहने लायक घर है। ससुराल का इतना बड़ा घर देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। रिश्तेदारों का जमावड़ा भी लगा हुआ है। सब हंसी ठिठोली कर रहे हैं किसी बात को लेकर, पर निशा का मन डरा हुआ है। जुबान पर जैसे ताला लगा हुआ है। उसे लग रहा है कहीं कुछ गलत शब्द मुंह से निकल गया तो सब हंसेंगे मुझ पर और क्रोधित भी होंगे। बड़ी ननंद हेमा खिलखिलाती हुई कमरे के अंदर दाखिल हुई तो उसे देखकर निशा और दुबक गई। उसने आकर कहा, क्यों भाभी, इतनी दुबकी हुई क्यों बैठी हो? बात भी नहीं कर रही हो, ऐसी बैठी हो जैसे हम तुमको खा जाएंगे। इतने में दूसरी ननंद ने हा धमकी और हंसते हुए कहा, अरे नहीं दीदी, हम लोग शेर है, इसीलिए हम लोगों से डर के दुबक गई है। सब हंसी ठिठोली में लगे हुए है। शादी वाला घर है, सब मस्ती के मूड में है, पर बेचारी निशा के बारे में कोई नहीं सोच रहा है। एक तो इतनी छोटी उम्र, ऊपर से नया नया घर, सब अजनबी है उसके लिए। नेहा ने आकर निशा का घूंघट उठाया तो वह डर के मारे और सिमट गई। उसका मुखड़ा उठाया तो देखा आंखें भीगी हुई है। अरे अरे अरे, रो मत भाभी, हम तो ऐसे ही मजाक कर रहे थे, हमसे डरो मत। आपको अच्छा नहीं लगता तो चलो मजाक नहीं करेंगे आगे से। हमारी भाभी हो, थोड़ा मजाक करने का हक तो बनता ही है हमारा। नेहा ने गंभीरता का नाटक करते हुए कहा और दुपट्टे से मुंह दबाकर हंसे जा रही हैं। छोटी ननद स्वीटी 10 साल की है, उसे हंसी ठिठोली सूझता नहीं। बहनों को भाभी का मजाक उड़ाते हुए देखा तो उसके पास जाकर बैठ गई और कहा, क्यों मेरी भाभी को परेशान कर रही हो दीदी? लो आ गई भाभी की चमची। मीरा ने हंसते हुए कहा, अभी से ये हाल है हेमा दीदी, देखो आगे आगे क्या होता है। नेहा ने जवाब दिया, रुक जाओ, अभी माँ को बताती हूँ, तुम दोनों बहुत शैतान हो। और वह गुस्से में उठकर चली गई। छोटी ननद स्वीटी निशा की बहुत अच्छी सहेली बन गई। वह उसी के साथ घुल मिल कर रहती और उसके साथ ही बात करती है। भाभी का प्यार पाकर स्वीटी भी बहुत खुश है। उसको तो लग रहा है जैसे उसको कोई सहेली मिल गई है। बड़ा देवर सुनील शहर में नौकरी करता है, छोटा देवर नवीन कॉलेज में पढ़ता है, बड़ी ननद हेमा 12वीं में पढ़ती है और मझली नेहा 10वीं में पढ़ती है। हेमा की शादी की कई जगह बात चलाई गई तो रिश्ते आ रही है। कोई ढंग का लड़का मिले तो शादी पक्की हो जाएगी उसकी। ससुर किशनचंद पड़ोस के गांव में स्कूल मास्टर है। स्कूल जाने से पहले उनके लिए चाय नाश्ता तैयार करना, फिर दोपहर का खाना टिफिन में भर भर कर देना, यह सब जिम्मेदारी अब निशा पर आन पड़ी है। नन्ही सी जान है, पर गरीब घर का होने के कारण माँ ने सब सिखाया है उसे। सास उर्मिला दिन भर पूजा पाठ में ही लगी रहती है। पहले तो घर का काम कर लेती थी, पर बहू के आ जाने के बाद तो रिटायर हो गई है। पूजा पाठ से कभी फुर्सत मिले तो निशा के साथ मुंह चला लेती है। हाथ पांव तो चलाती नहीं है तो मुंह तो चलाना ही पड़ेगा। बहू के किसी काम से कभी खुश नहीं होती है। अरे तुमने यह क्या कर दिया, यह क्यों नहीं किया, यह चीज़ ऐसी नहीं बनानी थी, यह चीज़ ऐसी बननी थी। आज दाल में ज़्यादा नमक है तो आज मोटी रोटी बना दी। आज नहाने का पानी ज़्यादा गर्म कर दिया, इसमें और ठंडा पानी मिला दो। आज चाय अच्छी नहीं बनी, इसमें शक्कर ज़्यादा है, कल से कम शक्कर डालना। दुनिया भर की शिकायतें बहू से रहती हैं। बहू बेचारी क्या करती, सास की बातों में केवल सिर हिला देती है। कभी कुछ बात कर देती तो फिर सुनने को मिलता, तेरी जुबान बहुत चलने लगी है आजकल। अगर कुछ नहीं बोलती है तो कहती है, गूंगी है क्या? माँ बाप ने बात करना नहीं सिखाई क्या तुम्हें, जो हमेशा सिर हिलाती रहती हो? कभी कभी कुछ बोल भी दिया करो मुँह से। बड़ी ननद हेमा की शादी तय हो गई है किसी दूसरे गांव के एक स्कूल मास्टर से, तो सारी जिम्मेदारी निशा पर आन पड़ी। रिश्तेदार आए तो उनके लिए तरह तरह के व्यंजन बनाना, उनकी खातिरदारी करना। कहीं कुछ कमी हो जाए तो सास से डांट पड़ जाती। अब तो निशा को भी आदत सी पड़ गई है सास की बातें सुनने की और चुप रहने की। सुबह 5 बजे उठकर सबसे पहले घर आंगन को झाड़ना पोंछना निशा का पहला काम होता है। उसमें अगर जरा सी भी देर हो जाती है
तो सास की जबान कैंची की तरह चलने लगती है। इतनी देर तक सोया मत करो, बहुत आलसी हो गई हो आजकल। समय से उठकर सारा काम किया करो, यही हमारे घर का नियम है। निशा की आंखें भीग जाती। सास की बात सुनकर इतना काम तो करती हूँ, फिर भी चैन नहीं। किस बात से खुश होगी पता नहीं। घर आंगन झाड़ना पोंछकर नहा धोकर चली जाती है रसोई घर में, सबकी फरमाइशें पूरी करने के लिए। बड़ी ननंद को आलू का पराठा खाना है, मंजली को पूरी खाना है, छोटी को हलवा खाना है। सास को यह सब पसंद नहीं है, तो उनको रोटी के साथ कोई सब्जी खाना है। दोनों देवरों की फरमाइशें अलग होती है, इसे भी निशा को ही पूरी करनी होती है। किसी का मन हुआ तो थोड़ा सा हाथ बटा दिया, वरना सब अपनी मर्जी के मालिक हैं यहाँ पर। बड़ी ननंद की शादी तय हो जाती है। इसी बीच पता चलता है कि निशा के पांव भारी है, पर उससे किसी को क्या फर्क पड़ता है। निशा के बिना तो कोई काम पूरा होना ही नहीं है। हेमा की शादी हो जाती है और वह ससुराल चली जाती है, पर जब भी कभी मायके आती है फिर वही निशा से फरमाइशें, भाभी रोटी सब्जी नहीं खाना है, आज छोले पूरी खाने का मन हो रहा है। निशा बेचारी गूंगी बन सब फरमाइशें पूरी करती रहती है। निशा को 9वां महीना चल रहा है, पर काम से कहाँ छुट्टी मिली है। सास का कहना है, काम नहीं करोगी तो बच्चा होने में बहुत कष्ट होगा, इसीलिए हाथ पैर चलते रहना चाहिए। निशा को बेटी हुई तो सास का वही रोना धोना। एक बेटा हो जाता तो कितना अच्छा होता। एक बेटी को जन्म दिया तूने, उम्मीद लगाकर बैठी थी मन में एक पोते के लिए। निशा मन ही मन यह सोचकर रह जाती है, इसमें मेरा क्या हाथ है। भगवान की इच्छा थी तो बेटी हुई। और भूगी हुई आंखों की कोरों को अपनी साड़ी के पल्लू से पोंछकर एक लंबी सांस छोड़ती है। अब दूसरी ननंद नेहा की बारी है शादी की। शादी के रिश्ते आ रहे हैं और निशा के कंधों पर कर्तव्यों का बोझ बढ़ता ही जा रहा है। एक तो छोटी बेटी, उसे संभालना, ऊपर से घर का सारा कार्य संभालना। बेचारी एक जान और काम हजार। वैसे कहते हैं ना, एक अनार और 100 बीमार, वही कहावत लागू होती है निशा पर। कोई कहता है निशा चाय बना दो, कोई कहता है निशा आलू के चिप्स तल दो, कोई कहता है निशा पकोड़े बना दो, आज पकोड़े खाने का मन हो रहा है। बेचारी निशा होठों पर एक मीठी मुस्कान लिए सबकी फरमाइशें पूरी करती रहती है। काम करते करते चाहे लाख थक जाओ, पर मजाल है कि चेहरे पर कोई सिकन आए। अगर सास ने देख लिया तो खैर नहीं, तुरंत बोल पड़ेगी, चेहरा क्यों ऐसा बना रखा है, कौन तुम्हारा नाना मर गया है जो रोनी सूरत बना रखी है। काम तो सभी करते हैं, काम करने से इतनी परेशानी क्यों है। नेहा की शादी तय हो जाती है लखनऊ के एक लड़के से, जिसकी छोटी सी किराने की दुकान है। फिर भी लड़के वालों की मांग थी कि 5 तोले सोना, एक स्कूटर, खाट, पलंग, अलमारी, बर्तन, सबके लिए अच्छे कपड़े आदि आदि सब देना पड़ेगा। बड़े और मझले दोनों भाइयों ने मिलकर सारी फरमाइशें पूरी की और नेहा की शादी हो गई। नेहा ससुराल चली गई, पर निशा इतनी थक गई थी कि सबके जाने के बाद बिस्तर में पड़ गई। नींद से आंखों की पलकें ऐसे चिपक रही थी जैसे शहद से चींटियां चिपक जाती हैं। बस आंखें लगी ही थी कि सास कड़कती हुई आवाज में आई, बहू, बड़ी बहू, कहाँ हो तुम? कुछ मेहमानों को अभी जाना बाकी है, उनके लिए खाना तैयार करना है। जल्दी जल्दी, नहीं तो उनकी ट्रेन छूट जाएगी। सबके लिए जल्दी जल्दी दाल चावल रोटी सब्जी बना देना और सबकी टिफिन भी तैयार कर देना ट्रेन के लिए, नहीं तो रात को बेचारे भूखे रह जाएंगे। घर तो सब सुबह सुबह ही पहुंच पाएंगे, तभी घर जाकर खाना खा पाएंगे। कोई मेहमान यहाँ से दुखी होकर नहीं जाना चाहिए। गांव भर में सबको बोलती फिरती उर्मिला, मेरी बड़ी बहू जैसी बहू पूरे गांव भर में नहीं होगी। कोई भी काम बोल दो कभी ना नहीं करती, बिल्कुल गो है गो। कभी कोई बात बोल दो तो जवाब नहीं देती। हमारे पड़ोस में जो राहुल है ना, उसकी बहू को देखो, सास ससुर से कैसे मुंह लड़ाती फिरती है। और कोई काम के लिए बोल दो तो चेहरा देखने लायक होता है,
और हमारी बहू को देखो, सारा काम हंस हंस के कर लेती है। बहू की तारीफ करते समय उर्मिला देवी की छाती 2 गुना चौड़ी हो जाती है और ऐसे ठसके दिखाकर निकल जाती है सबके सामने से, जैसे भाग्यवान तो कोई है ही नहीं इस दुनिया में। बेचारी निशा ही जानती है कि कैसे कैसे पापड़ बेलने पड़ते हैं उसे सारे काम निपटाने के लिए, और क्या हालत होती है उसके तन मन की। सुबह से कब रात के 12 बज जाते हैं पता ही नहीं चलता। पलकें नींद से चिपक जाती है, पर मजाल है जो 12 बजे से पहले सो जाए। बेचारी निशा गरीब बाप की बेटी नहीं होती तो क्या इस पर इतना जुल्म होता। दहेज जो लेकर नहीं आई थी मायके से, माँ बाप और एक छोटा भाई था उसका। कभी अगर वे लोग आ जाते निशा के ससुराल तो सास उर्मिला की बोहें चढ़ जाती और बुदबुदाती, आ गए भीख मंगे यहाँ रोटियां तोड़ने के लिए, घर में खाने को मिलता नहीं है ना, तो रोज रोज अपनी बेटी से मिलने आ जाते हैं खाने के बहाने। एक बार तो निशा की माँ बिना कुछ खाए पिए ही रो रो कर चली गई घर। पीछे निशा चुपके चुपके सास से छुपकर रोती रही। उसके इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि अपनी माँ को रोक लेती। उसका पति तो बेचारा एक गूंगा बहरा था जो ना तो अपनी माँ को कुछ कहता और ना ही निशा को कुछ सुनता। 1-2 बार निशा के कहने पर प्रयास भी किया, पर पति देव इतने भले मानुस है कि सुनने का कष्ट भी नहीं किया, और ऊपर से कहा, मुझे तुम लोगों की घर गृहस्थी के बारे में कुछ पता नहीं है। मैं कमा कर रुपये ला कर देता हूँ माँ के हाथों में, माँ ही जाने क्या करना है नहीं करना है। वह जैसे कहती है वैसे ही क्या करो, मुझसे कोई शिकायत नहीं करना। निशा बेचारी क्या करती, मन की बात मन में लेकर रह गई। समय के चक्र को तो घूमना था सो घूम रहा था। एक दिन अचानक निशा को सुबह सुबह उल्टी होने लगी तो सास समझ गई कि उसके पांव भारी है। सास के समझने से फायदा किया। निशा के 2 दिन के लिए आराम तो नहीं मिला, ऊपर से हिदायतें मिली कि यह मत खाना, अच्छा नहीं होता है सेहत के लिए, इस समय यह खाओ ये अच्छा होता है, बच्चा तंदुरुस्त पैदा होता है। और मेरी तो इच्छा है कि इस बार एक पोते का मुँह देखूं। इस बार मुझे निराश मत करना, जैसे सब निशा के हाथों में है। सब कुछ चाहे दो, पोता दे दो, चाहे तो पोती दे दे। सास की बातें सुनकर निशा ने एक लंबी सांस छोड़ी और भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान रखने ला मेरी लाज इस बार, वरना मुझ गरीब का क्या हाल होगा तुम अच्छी तरह जानते हो। अस्पताल में जैसे ही उर्मिला देवी को पता चला कि निशा ने एक और बेटी को जन्म दिया तो धाड़े मारकर रोने लगी। नर्स दौड़कर आ गई और पूछा, क्या बात है अम्मा, क्यों रो रही हो? आपकी बहू और पोती तो बिल्कुल सही है, उनको कुछ नहीं हुआ है। नर्स को जब सारा मामला पता चला तो अपना सिर पीट लिया। अब तो उर्मिला की मजबूरी थी, निशा को आराम देना ही पड़ा, पर काम करते हुए उठते बैठते बड़बड़ाती रहती। एक तो एक बेटी को जन्म दिया है, ऊपर से महारानी को आराम देना पड़ रहा है। मुझसे अब घर गृहस्थी का काम नहीं होता। अब साक्षी और स्वीटी रह गई थी। उन्हें आवाज़ लगाती और कहती, जरा बाल्टी में पानी भर देना, जरा सब्जियां काट देना, जरा चूल्हे में आग जला दे, जरा आटा गूंद देना, आदि आदि। निशा की छोटी बेटी 6 महीने की हुई थी और इधर बड़े देवर और तीसरे नंबर की ननद की शादी की बात चल गई और फिर निशा की वही दिनचर्या शुरू हो गई। दोनों बच्चों को संभालना और घर के सारे लोगों को भी संभालना। शादी की तैयारियां जोर शोर से चलने लगी। लड़की वाले लड़के को देखने आए और लड़के वाले लड़की को देखने आए। शादी का दिन पक्का करके गए। अब की बार उर्मिला ने भी ठान लिया था, तू डाल डाल मैं पात पात। बेटियों की शादी में जितने दहेज दिए हैं अब बेटे की शादी में सब वसूल करेंगे। लड़का हमारा सरकारी नौकरी वाला है, कम में मैं ना छोड़ेंगे। वैसे भी मेरे बड़े बेटे की शादी में कुछ भी नहीं दिया था बड़ी बहू के मायके वालों ने। अब की बार तो ऐसी गलती ना करेंगे हम। अपने भाई की शादी में हेमा और नेहा दोनों अपने पति देव के साथ पधारी हुई है मायके में। निशा की जिम्मेदारी और बढ़ गई है क्योंकि दोनों नंदों को सजने संवरने, घूमने फिरने और बातें करने के अलावा कोई काम ही नहीं है। वे तो अपने मायके आई है घूमने के लिए, ऊपर से खाने में 10 फरमाइशें कर देती। छोटी ननद निशा की परेशानी समझती है, इसीलिए उससे जितना बन पड़ता है वह अपनी भाभी की मदद अवश्य कर देती है। पर वह भी तो स्कूल जाती है। इस साल 10वीं की बोर्ड की परीक्षा है, उसकी तैयारी चल रही है। देवर और ननद की शादी निपट जाने के बाद निशा ने सोचा, चलो अब थोड़ा सा आराम मिलेगा। देवर और देवरानी दोनों शहर चले गए।
तीनों नंदें अपने अपने ससुराल चली गई। सारे मेहमान भी चले गए तो घर थोड़ा खाली हो गया। अब काम की जिम्मेदारी थोड़ी सी कम हो गई है। पर कहते हैं ना कि नसीब में अगर सुख नहीं लिखा हो तो कहाँ से मिलेगा। निशा के ससुर जी रिटायर हो गए हैं। वे आजकल घर में रहने लगे। निशा की जिम्मेदारी थोड़ी सी कम हो गई है। पर अचानक एक दिन उनकी तबीयत खराब हो गई और देखते ही देखते उन्हें लकवा मार गया। ससुर जी बिस्तर पर आ गए तो निशा का काम और बढ़ गया। रात दिन ससुर जी की सेवा में लगी रहती बेचारी। कभी उनको चाय बनाकर देना और खाना खिला भी देना। ससुर जी बिस्तर से नहीं उठ पाते हैं तो गर्म तौलिए से उनके शरीर को पोंछना। निशा है तो उर्मिला को अपने पति की सेवा की कोई चिंता नहीं है। उर्मिला जैसी भाग्यवान और कौन होगी जिसे बिना सैलरी दिए ही निशा जैसी नर्स मिल गई हो। निशा के काम के फेहरिस्त में कुछ काम और जुड़ गए। छोटी नंद स्वीटी 10वीं कक्षा में फेल हो गई है तो सबने सोचा पढ़ाई में अच्छी नहीं है तो इसकी शादी कर दी जाए। लड़का ढूंढना शुरू किया। लड़के वाले आते देखने के लिए तो फिर वही सिलसिला शुरू हुआ निशा के लिए। जितने भी मेहमान आते उनकी खातिरदारी करना, उनके लिए तरह तरह के व्यंजन बनाना, मेहमान नवाजी में तो अब निशा बिल्कुल निपुण हो गई है। उसको अब इतनी परेशानी नहीं आती जितनी पहले आती थी। सास को ज़्यादा कुछ बताना भी नहीं पड़ता कि क्या करना है और क्या नहीं। सब कुछ बखूबी संभाल लेती वह। तो खुश होकर सास उर्मिला ने मेहमानों के सामने ही कहा, मेरी बड़ी बहू तो बिल्कुल लक्ष्मी है इस घर के लिए। जब से आई है बरकत ही बरकत है घर में। और मेहमान आए तो क्या खाना बनाना है, क्या करना है, कुछ बताना नहीं पड़ता। आजकल तो मेरी पूरी छुट्टी हो गई है रसोई घर काम से। सारा खाना इसी ने बनाया है। मेहमानों ने जब पकवानों की तारीफ की तब उर्मिला भी अपनी बहू की तारीफ करने में पीछे नहीं रही। निशा के कानों में तारीफ के कुछ शब्द पड़े तो वह भी खुश हो गई। मन ही मन सोचने लगी कि सासू माँ आजकल मुझसे खुश रहती है, मेरे काम से खुश है। चलो मेरी मेहनत रंग तो लाई है। और एक सुंदर सी मुस्कान उसके चेहरे पर खिल गई। मेहमान नवाजी के बाद थोड़ी देर शांति से निशा बैठी ही थी कि सास की जुबान चलने लगी। निश्चित होकर आराम से क्यों बैठी हो, मेहमान चले गए हैं तो इसका मतलब नहीं है कि घर में कोई काम नहीं है। घर में आटा खत्म हो रहा है, गेहूं पिसवाना है। पिसवाने से पहले गेहूं की सफाई तो करनी पड़ेगी ना। कौन करेगा सफाई, ये सब बात बताने वाली होती है क्या। अपने ही घर का काम तुम्हें सोच समझ कर सब काम संभाल लेना चाहिए। अब तुम कोई दूध पीती बच्ची नहीं रही हो। सासू माँ की बात सुनकर निशा की दशा फिर से वैसी ही हुई जैसे पहले हुआ करती थी। जुबान चुप और 2 आंखों से अश्रु जल। साड़ी की पल्लू से आंसू पोंछते हुए निशा उठकर चल पड़ी गेहूं की सफाई करके पिसवाने का बंदोबस्त करने के लिए। छोटी ननद की शादी पंजाब के एक लड़के से तय होती है जो वहीं पर किसी कंपनी में कार्य करता है। बाहर दहेज की आती है तो लड़के के पिता ने साफ साफ कहा, भाई हमारा लड़का तो नौकरी करने वाला है, दान दहेज में थोड़ा ध्यान रखना। आपकी लड़की ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं है, फिर भी हमने पसंद कर ली है। दहेज के बारे में आप चिंता मत करिए, हमसे जितना बन पड़ेगा हम करेंगे। हमारी छोटी बहन है, इसके बाद तो हम भी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाएंगे। सुनील और देव ने कहा। पूरे घर में शादी का माहौल था, शोरगुल था। बारात भी आ गई थी। रात पूरी शबाब पर थी। चारों ओर नाचने गाने, धूम धड़ाके की आवाज़ इतनी तेज थी कि कोई बात किसी को सुनाई नहीं दे रही थी। तभी अचानक किसी की बात आकर उर्मिला के कानों में पड़ी। बड़ी बहू बेहोश होकर गिर पड़ी। जल्दी से उर्मिला भाभी को बुलाओ। आवाज़ उर्मिला की ननद की थी जो उसी गांव में रहती है और शादी में आई हुई है। सबने पकड़कर निशा को अपने कमरे में बिस्तर पर लिटा दिया और उर्मिला देवी ने कहा, जाओ जाकर नर्स ममता को ले आओ, वही देखकर बता देगी कि बड़ी बहू को क्या हुआ है। गांव की डिस्पेंसरी में ममता की ड्यूटी लगी हुई थी। सुनील ने जाकर सारी बातें बताई तो वह दौड़कर आ गई। उसने निशा के हाथ की नस पकड़ी और मंद मंद मुस्कुराने लगी। उर्मिला से रहा नहीं गया तो उसने पूछा, क्या बात है नर्स मैडम, क्या हो गया हमारी बड़ी बहू को। अरे कुछ नहीं मौसी, आप फिर से दादी बनने वाली हैं, बधाई हो, ममता ने हंसते हुए कहा। उर्मिला बड़ी खुश हुई और मन में भी आस लगाकर बैठ गई कि अब की बार तो पोता जरूर आएगा घर में। निशा को थोड़ा आराम देना पड़ेगा, वैसे भी बेचारी कितनी दुबली पतली हो गई है।
निशा जैसे ही बिस्तर से उठने लगी तो उर्मिला ने कहा, अभी थोड़ी देर और आराम कर लो, हम लोग हैं सब देख लेंगे। और फिर हेमा और नेहा भी तो आई हुई है, उन लोग संभाल लेंगे सब कुछ। निशा सास की बात सुनकर मन ही मन सोचने लगी, आज क्या हो गया है माँ जी को जो मुझे आराम करने के लिए कह रही है। ऐसा तो पहली बार ही हुआ है, कहीं मेरे कान गलत तो नहीं सुन रही है। तभी निशा ने किसी को बोलते हुए सुना कि बड़ी बहू फिर से माँ बनने वाली है। तब उनको समझ में आया कि माँ जी ने मुझे आराम करने के लिए क्यों कहा। वे यह भी सोचने लगी कि अब की बार अगर बेटा नहीं हुआ, माँ जी ने पोते का मुंह नहीं देखा तो पता नहीं मेरा क्या होगा। वह डर गई और भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, इस बार मुझ गरीब पर कृपा करना, मेरी इज्जत बचा लेना। छोटी ननद को विदाई देते समय निशा की आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। वह स्वीटी को पकड़कर रोए जा रही थी और स्वीटी भी भाभी से लिपटकर खूब रोई। खूब लाड दुलार प्यार दिया है निशा ने स्वीटी को, और स्वीटी ही तो थी जो उसकी मन की बातें और पीड़ा समझती थी। तभी तो जब देखती कि भाभी काम को लेकर परेशानी में है तो आकर हाथ पटा देती थी। घर खूब सुना सुना लग रहा था निशा को स्वीटी के बिना। जब भी स्वीटी की याद आती तो उसकी आंखें भीग जाती। घर के हर एक कोने कोने में उसकी यादें बसी हुई हैं। पोते का मुंह देखे बिना ही निशा जी के ससुर जी चल बसे। ससुर जी की खूब सेवा की थी निशा ने, इसीलिए उनकी मृत्यु के समय फूट फूट कर रोई निशा। सब उसको ढांढस बंधा रहे थे कि हमेशा तो कोई इस दुनिया में नहीं रहता, मत रो निशा। पर निशा का मन कहाँ मान रहा था। वह रोते रोते कहे जा रही थी, नहीं पापा जी नहीं, आपके बिना मैं बिल्कुल अकेली हो जाऊंगी। आपकी सेवा में मुझे बहुत सुख मिलता था, अब मैं किसकी सेवा करूंगी। और कौन मेरे सिर पर हाथ रखकर कहेगा कि तुम मेरी बहू नहीं बेटी हो। निशा का देवर सुनील और देवरानी अलका आई हुई है। अलका पढ़ी लिखी है परंतु निशा का बहुत इज्जत करती है, अपनी बड़ी बहन जैसे मानती है और उससे बहुत घुली हुई है। निशा भी सारी मन की बातें अलका से कर लेती है। आकर सारे कार्य में निशा का हाथ बटाने लगी। उसके साथ साथ रसोई घर में खाना बनाती है और उसे कुछ सिखाती है, कुछ उससे सीखती भी है। दोनों देवरानी जेठानी का प्यार देखकर भी उर्मिला को कभी कभी अच्छा नहीं लगता। वह सोचती है दोनों इतनी बातें करती रहती है, पता नहीं क्या बातें कर रही है, कहीं मेरी निशा को बिगाड़ न दे अलका। इसे इस बात का डर लगा रहता है। कहावत है ना, चोर की दाढ़ी में तिनका, वही कहावत उर्मिला पर लागू होती है। एक बार ऐसी बातों बातों में अलका ने निशा से पूछ लिया, दीदी अब तो सासू माँ आपके साथ खूब अच्छा व्यवहार करती है, आपका बहुत ध्यान रखती है, क्योंकि इस बार पोता जो आने वाला है, स्वीटी की शादी वाले दिन आपको बिस्तर से उठने नहीं दिया था। निशा थोड़ी देर चुप रही, फिर धीरे से कहा, पता नहीं पोता होगा या पोती आएगी, वह तो भगवान ही जाने। शादी वाले दिन तो सबके सामने दिखाना ही था कि वह बहुत प्यार करती है बहू से। पता नहीं सच में प्यार करती है कि नहीं, पर दिनचर्या फिर वही पहले जैसी हो गई है। सुबह 5 बजे उठो और रात के 12 बजे से पहले आप बिस्तर में जा नहीं सकते, और दिन में आराम करना तो पाप है। इस बार निशा की प्रार्थना भगवान ने सुन ली और निशा ने एक लड़के को जन्म दिया। जन्नत जैसे उर्मिला देवी के कदमों में उतर आया हो। चारों ओर सुगंधित फूल ही फूल खिले हुए हो। फूल मुस्कुरा कर कह रहे हैं, लो उर्मिला, तुम्हारी गोदी में पोता आ गया, संभालो इसको, बेटा हुआ है। सुनकर निशा के होठों पर एक सुकून भरी मुस्कान आ गई और मन सागर में जैसे शांति की लहरें हिलोरे मारने लगी। पोता पाकर उर्मिला के पांव जमीन पर नहीं पड़ रहे थे, वह हवा में ऐसे उड़ रही थी जैसे खुशी के मारे विहग उड़ा करती है। उसका मन पंख फैलाकर दूर आकाश में उड़े जा रहा हो और बादलों से जाकर कह रहा है, सुनो बादलों, मेरे घर में मेरा पोता आया है, मैं आज बहुत खुश हूँ, तुम भी खुशी से मेरे साथ झूमो, गाओ, नाचो। बेटे को जन्म देने के बाद जब निशा घर आई तो उसका स्वागत रीति रिवाजों के साथ पूरी शिद्दत से किया गया। सास ने कह दिया, बड़ी बहू अब तुम 1 महीने के लिए अपने कमरे में ही आराम करना और मेरे पोते की देखभाल अच्छी तरह से करना और अपनी सेहत का भी ध्यान रखना। रसोई घर का काम तो मैं संभाल लूंगी, उसकी चिंता मत करना। निशा को लगा एकदम से मेरा ओझा बढ़ गया है। एक बेटे को जन्म देकर क्या बेटियों की कोई कीमत नहीं होती है? बेटियों को सब लोग इस तरह से अलग नजरे से क्यों देखते हैं? बेटियों की परवरिश भी अगर सही ढंग से की जाए
तो बेटियां भी बहुत कुछ कर सकती हैं। मैं तो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, पर इतना तो मुझे भी समझ में आता है। मेरे माता पिता ने भी अगर मुझे पढ़ाया लिखाया होता तो इस तरह ससुराल आकर सदैव तिरस्कार तो नहीं सहना पड़ता। मेरे माता पिता बहुत गरीब है, पढ़ाते भी तो कैसे। भगवान ने दुनिया में लोगों को गरीब क्यों बनाया है। बहू, मुझ के नहाने का समय हो गया है। मैंने पानी गर्म कर दिया है, उसे बाहर ले आओ, तेल मालिश करके नहला देती हूँ। अचानक आवाज़ सुनकर निशा की तिंद्रा भंग हुई। हाँ माँ जी, लेकर आती हूँ। छोटे देवर की नौकरी लग गई थी बैंक में। उर्मिला बेटे के लिए लड़की ढूंढ रही थी तो शहर की एक लड़की पसंद आई जो बीए तक पढ़ी लिखी है। लड़की वाले जब लड़का देखने आए तो इस बार निशा को अकेला सब कुछ नहीं संभालना पड़ा। सास ने बराबर हाथ बटाया, खाना खाने में, मेहमानों की आवभगत करने में कोई कमी नहीं रखी। यह सब देखकर निशा का मन भी बहुत खुश हुआ। यह सोचकर कि सास का व्यवहार अब उसके प्रति बदल गया है, उसने भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। उर्मिला के गांव वाली ननंद भी आई हुई है। उसने अपनी भाभी को काम करती हुई देखा तो मंद मंद मुस्कुराने लगी, क्योंकि वह भाभी का स्वभाव जानती है। उससे रहा नहीं गया तो उसने पूछ ही लिया, क्यों भाभी, इस बार तो बढ़ चढ़कर सब काम कर रही हो, क्या बात है? बड़ी बहू कहाँ पर है? तुम्हें पता है ना, वह बेचारी अभी कमजोर है और बेटा अभी छोटा है, तो मेरा कर्तव्य बनता है उसका हाथ बटाना। वाह भाभी, यह तो नया नया बदलाव आया है तुम में। क्या यह पोते के कारण आया है? तुम्हें जो समझना है समझ लो, मुझे जो समझ में आ रहा है मैं कर रही हूँ। भाभी, आदत नहीं है ना, पहली बार देख रही हूँ, इसीलिए थोड़ा आश्चर्य हुआ। क्यों, मैं पहले काम नहीं करती थी? तुमने कभी देखा नहीं मुझे काम करते हुए? पहले देखा है भाभी, बड़ी बहू के आने के बाद तो कभी नहीं देखा। चलो तुम भी हाथ बटा दो, जरा मेहमान नवाजी कर लो। बहुत बातें कर ली। थोड़ा गुस्सा होते हुए शांता देवी ने चाय की ट्रे ननद के हाथ में थमा दी। छोटे देवर की शादी की सारी रस्में पूरी हो गई थी। देवर अपनी पत्नी को लेकर शहर चला गया। एक एक करके सारे मेहमान भी चले गए तो निशा को लगा अब जरा चैन की सांस लेंगे। जिम्मेदारी निभाते निभाते बहुत थक गई। कुछ दिन आराम करना है, पर आराम भी कैसे करेगी? 3 बच्चों की जिम्मेदारी भी है और बीच बीच में छुट्टियों में पति भी आते हैं घर, तब उनकी भी सेवा करनी होती है। फिर भी निशा के मन में एक सुकून तो था कि अब सास पहले के जैसी नहीं रही, तो कभी कभी आराम कर लिया करेंगे। पर आराम जैसे निशा के नसीब में ही लिखा नहीं है। एक दिन अचानक सास की तबीयत खराब हो गई। वह बिस्तर पर पड़ गई। फिर से सारी जिम्मेदारी निशा के कंधों पर आ पड़ी। माँ की तबीयत खराब है, ये समाचार सुनकर तीनों नंदे अपने बच्चों के साथ मायके आ धमकी। उर्मिला ने सोचा, नंदे आ गई है तो हाथ बटा दिया करेगी तो मेरी जिम्मेदारी थोड़ी कम हो जाएगी। पर ऐसा हुआ कहाँ, आते ही नंदों की वही फरमाइशें शुरू हो गई। भाभी, आज दाल चावल नहीं खाएंगे, आज आलू के पराठे लगाएंगे। कोई कहती आज पूरी सब्जी खाएंगे, कोई कहती आज लौकी के कोफ्ते बना देना। निशा ने सोचा था शायद माँ की सेवा करने सब आई है, पर इनको तो घूमने से ही फुर्सत नहीं थी। रोज किसी ना किसी से मिलने के बहाने सज धज कर घूमने निकल जाती और घर आते ही खाने की फरमाइशें। बच्चे भी खाने को लेकर अलग अलग फरमाइशें करते तो निशा की जिम्मेदारी और बढ़ जाती। निशा की सेवा के कारण सास की तबीयत में थोड़ी सी सुधार आई। वह बिस्तर से उठकर बैठने लगी, तभी धीरे धीरे चलने फिरने लगी। उसने अपनी बेटियों की चाल चलन देखी तथा बच्चों की धमा चौकड़ी देखी तो मन ही मन बहुत गुस्सा आया। बेटियों के इस तरह के बर्ताव के कारण उर्मिला के मन में बहू के प्रति दया भाव ने जगह बना लिया। उर्मिला गुस्से से भरी हुई थी। बेटियां जब घूमकर घर आई तो सबको अपने पास बुलाया और कहा, मेरे पास बैठो। माँ को ऐसे गुस्से में देखकर बेटियां भी डर गई और बैठ गई। उर्मिला ने बड़ी शांति से कहा, तुम लोग यहाँ पर क्या करने आई हो? मुझे देखने, सेवा करने या फिर घूमने के लिए? मम्मी, आप कैसी बातें कर रही है? हम आपको देखने ही आए हैं। बड़ी बेटी हेमा ने कहा, आपकी तबीयत खराब है, सुनकर हम सब कुछ छोड़कर आ गए यहाँ पर। और आप कैसी बात कर रही है? दूसरे नंबर की बेटी नेहा ने कहा, मैं घूमने जाना नहीं चाहती थी मम्मी, भाभी का हाथ बटाना चाहती थी, पर दीदी लोग मुझे जबरदस्ती पकड़ कर ले गई। मुझे माफ़ कर देना मम्मी, मुझसे गलती हो गई। छोटी बेटी स्मृति ने कहा। बेटियों की बात सुनकर
उर्मिला देवी ने अपने क्रोध का संवरण नहीं हुआ तो क्रोध में ही कहा, देख लिया ना मुझे, सेवा भी कर ली मेरी, अब तुम लोग अपना सामान समेट लो। और उर्मिला गुस्से से भरी हुई थी। बेटियां जब घूम कर आई तो सबको अपने पास बुलाया और कहा, मेरे पास बैठो। माँ को ऐसे गुस्से में देखकर बेटियां भी डर गई और बैठ गई। उर्मिला ने बड़ी शांति से कहा, तुम लोग यहाँ पर क्या करने आई हो? मुझे देखने, सेवा करने या फिर घूमने के लिए? मम्मी आप कैसी बात कर रही है? हम आपको देखने ही आए हैं। बड़ी बेटी हेमा ने कहा, आपकी तबीयत खराब है सुनकर हम सब कुछ छोड़कर यहाँ आ गए यहाँ पर, और आप कैसी बात कर रही है? दूसरे नंबर की बेटी नेहा ने कहा, मैं घूमने जाना नहीं चाहती थी मम्मी, भाभी का हाथ बटाना चाहती थी, पर दीदी लोग मुझे जबरदस्ती पकड़ कर ले गई। मुझे माफ कर देना मम्मी, मुझसे गलती हो गई। छोटी बेटी स्वीटी ने कहा। बेटियों की बातें सुनकर उर्मिला से अपने क्रोध का संवरण नहीं हुआ तो क्रोध में ही कहा, देख लिया ना मुझे, सेवा भी कर ली मेरी, अब तुम अपना सामान समेट लो और अपने अपने घर जाओ। अब वही तुम्हारा घर है, रोज रोज यहाँ आकर मेरी निशा बहू को परेशान मत किया करो। निशा नहीं होती तो मैं आज जिंदा नहीं होती, उसी की सेवा के कारण मैं अभी उठकर बैठी हुई हूँ। तुम लोग तो शकल दिखाने भी मेरे पास नहीं आते थे, अब वही मेरी बेटी है, बेटी से बढ़कर है, कोई मेरी बेटी को परेशान ना करे। गलती मेरी ही है जो तुम लोगों को मैंने शुरू में रोका टोका नहीं। अपनी भाभी से सदैव तुम लोग गलत व्यवहार करते रहे और मैं चुपचाप देखती रही। मैंने तुम लोगों को अच्छे संस्कार दिए होते तो यह नौबत कभी नहीं आती। अब मेरी निशा को कोई परेशान नहीं कर सकता मेरे रहते, कहकर उर्मिला उठकर रसोई घर में चली गई। रसोई घर में जाकर देखा स्वीटी वहीं पर भाभी के पास बैठी हुई है। उसने स्वीटी से कहा, स्वीटी तुम भी जाने की तैयारी कर लो, अब मैं ठीक हो गई हूँ, अब जाकर अपनी घर गृहस्थी संभालो। मुझे क्षमा कर दो माँ, गलती हो गई, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। आंखों में आंसू लिए गीता ने कहा, मुझे क्षमा कर दो माँ, तुमने आज मेरी आंखें खोल दी, सचमुच तुम्हारी सेवा करनी चाहिए थी हमें। अपनी नजरें नीची करके नेहा ने कहा, मैंने सबको क्षमा कर दिया, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है, बस दुख इस बात की है कि मेरी खुद की बेटियों ने मेरी देखभाल नहीं की और एक पराई लड़की ने जी जान लगाकर मेरी सेवा की और मुझे मौत के मुंह से निकाल कर ले आई। आंसुओं की बूंदें उर्मिला की आंखों में तैरने लगी तो उसने साड़ी की पल्लू से अपनी आंखें पोंछ ली। दूसरे दिन सुबह चारों नंदें अपने अपने घर की ओर रवाना हो गई। घर खाली हो गया था। निशा ने सारा कामकाज निपटाकर थोड़ा आराम करने के लिए अपने कमरे में लेटी हुई थी बेटे के साथ। निशा को मन ही मन बुरा भी लग रहा था कि नंदों से माँ जी ने ऐसा कहा, पर मुँह से कुछ बोल नहीं पाई। सबसे ज़्यादा गीता के लिए उसको बुरा लग रहा है क्योंकि स्वीटी दूसरी बहनों से अलग है। सोचते सोचते थकान के मारी उसकी आंखें लगी ही थी कि जानी पहचानी आवाज़ ने उसकी नींद तोड़ दी। मम्मी भूख लगी है, थोड़े से पकोड़े बना दो ना, चाय के साथ खाना है। निशा की बड़ी बेटी सालू स्कूल से आई और आकर मम्मी को आवाज़ लगाई। सालू की आवाज़ उर्मिला के कानों में पड़ी। वह मन ही मन सोचने लगी, सालू भी अपनी बुआओं के नक्शे कदम पर चल पड़ी है। समय रहते सही शिक्षा देनी पड़ेगी, वरना पानी सर के ऊपर से निकल जाएगा और मैं हाथ मलती रह जाऊंगी। दोबारा मैं यह गलती नहीं कर सकती। अपनी बेटियों को सही समय में अच्छी शिक्षा दी होती तो आज ऐसी नौबत ही ना आती। आज मुझे उनको स्वयं कहना पड़ा कि तुम अपने अपने घर चली जाओ। बाहर निकलते हुए उर्मिला ने सालू से कहा, सालू तुम जाओ, अपने कपड़े बदल लो और हाथ मुंह धोकर मेरे साथ रसोई में आ जाओ।
हम दोनों मिलकर पकोड़े तलेंगे और चाय भी बनाएंगे। मम्मी थक हार कर अभी थोड़ी देर आराम कर रही है, उसे आराम करने दो। बहुत दिनों से वह चक्करगिन्नी की भांति घूम रही है, थक कर चूर हो रही होगी। आखिर वह भी तो इंसान है। अपनी माँ की परेशानी तुम्हें स्वयं समझनी होगी। अपना काम खुद ही संभालना होगा। अभी से थोड़ा बहुत काम करने की आदत डाल लो तो आगे चलकर कोई परेशानी नहीं होगी। अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, स्कूल से आते ही अपनी माँ को आदेश देने लग गई। ऐसी भी क्या थकान होती है स्कूल में जो स्वयं अपना काम नहीं कर सकती। दादी की बात सुनकर आज पहली बार सालू को एहसास हुआ कि माँ भी तो एक इंसान है, उन्हें भी तो थकान होती है। जब से मैं बड़ी हुई हूँ और थोड़ी बहुत समझदार, तब से देख रही हूँ माँ को सबकी सेवा करते हुए। अब मैं बड़ी हो गई हूँ तो माँ का भी हाथ बटाना चाहिए। चलो आज से ही सही कुछ करने की शुरुआत ही कर लेते हैं। सारी बातें सोचकर वह मन ही मन खुशी से मुस्कुरा पड़ी। ठीक है दादी, आप जाओ रसोई घर में, मैं फ्रेश होकर आती हूँ, बड़ा मज़ा आएगा। दोनों मिलकर आज पकोड़े भी तलेंगे और चाय भी बनाएंगे। मम्मी को भी चाय बनाकर पिलाएंगे। अभी मम्मी से कुछ मत कहना, मम्मी जब देखेगी तो बड़ी खुश हो जाएगी। सालू ने चेहरे पर एक मुस्कान बिखारते हुए मन में उमंग और तरंग के लिए अपने कदम आगे बढ़ा दिए। अपनी दादी के साथ मिलकर सालू ने चाय बनाई तथा पकोड़े तले, फिर प्लेट में सजाकर खुशी खुशी अपनी मम्मी के कमरे की ओर बढ़ गई। दरवाज़ा खोलकर भीतर जाकर देखा, मम्मी अभी भी सो रही है। पहले तो उसका मन हुआ कि मम्मी को ना जगाए, आराम करने दे, परंतु मन में इतनी खुशी थी कि ज़्यादा सब्र नहीं हुआ। आज पहली बार उसने रसोई घर में जाकर चाय बनाई तथा पकोड़े तले। मम्मी को बताए बिना और खिलाए बिना उसे चैन कहाँ पड़ने वाला था। उसने धीरे से आवाज़ लगाई, मम्मी मम्मी, अब उठो मम्मी, उठकर देखो, मैंने अपने हाथ से आज चाय बनाई है तथा पकोड़े तले हैं, आपके लिए भी लेकर आई हूँ। कानों में किसी की आवाज़ पड़ी तो निशा की नींद भंग हो गई और उसने आंखें खोलकर देखा, सामने हाथ में ट्रे लिए सालू खड़ी है। वह हड़बड़ाकर उठकर बैठ गई। क्या बात है बेटा, चाय किसने बनाई और यह पकोड़े किसने तले? आश्चर्य से पूछा निशा ने। मम्मी, मैंने और दादी ने मिलकर बनाई है, आपके लिए लेकर आई हूँ, खुशी जाहिर करते हुए सालू ने कहा। आज पहली बार सालू को देखकर निशा को लगा कि अब सालू बड़ी हो गई है, समझदार हो गई है। नहीं तो पहले कुछ खाने का मन होता या भूख लगती तो सबसे पहले आवाज़ लगाती, मम्मी ये बना देना, मम्मी वो बना देना। हाँ बेटा, तुम ले जाओ रसोई घर में, मैं आ रही हूँ। दादी की तबीयत तो ठीक नहीं हुई अभी तक। दादी को क्यों कष्ट दिया? मुझे बुला लिया होता तो मैं बना कर दे देती। मैंने आपको आवाज़ लगाई थी परंतु दादी ने मुझे रोक दिया। कहा मम्मी थोड़ी देर आराम कर रही है तो करने दो, उनको परेशान मत करो। चलो हम दोनों मिलकर चाय बनाते हैं और पकोड़े तल लेते हैं। तो मैं चली गई दादी के साथ। अपनी खुशी जाहिर करते हुए सालू ने मुस्कुराते हुए कहा। बेटी के मुंह से यह बात सुनकर निशा को खुशी हुई और मन ही मन सोचने लगी, सासू माँ आजकल मेरे लिए सोचती है, बहुत परिवर्तन आ गया है उनमें, परंतु उनको तकलीफ देना भी सही नहीं है। अभी उनकी तबीयत पूरी तरह ठीक नहीं हुई है। आज चाय तथा पकोड़े में थोड़ा ज़्यादा ही स्वाद लग रहा है निशा को। बेटी के हाथ के जो बने हैं तो स्वाद कैसे नहीं होता। खुशी से स्वयं को रोक नहीं पाई और कहा, पकोड़े तो बड़े अच्छे बनाए तुमने और दादी ने मिलकर, बस मेरे तो सुख के दिन आ गए। बेटी मेरी बड़ी हो गई है, समझदार हो गई है। फिर सास की ओर देखकर निशा ने कहा, माँ आपने क्यों तकलीफ की, मुझे बुला लिया होता, आपकी तबीयत अभी तक ठीक नहीं है। अब मैं पहले से ठीक हूँ बहू, सालू को भी थोड़ा बहुत काम सिखा दिया करो, धीरे धीरे अपना काम करना सीख जाएगी तो तुम्हें थोड़ा आराम मिल जाएगा। मेरी तरह गलती मत करना। अपनी बेटियों को मैंने समय रहते सब कुछ सिखा दिया होता तो बात इतनी आगे नहीं बढ़ती। थोड़ा सा उदास होते हुए उर्मिला ने कहा। सालू जैसे जैसे बड़ी होने लगी
तो समझदार बनने लगी। एक तो माँ की देखरेख में सारे कार्य सीखने लगी और दादी भी मौका मिलते ही कुछ न कुछ सिखा देती। देखते देखते सालू 12वीं कक्षा में पहुंच गई। बचपन से ही गांव की नर्स को देखकर उसके मन में एक ख्वाब पनपने लगा था, जिसे पूरा करने का समय अब आ गया। उसने घर में अपनी इच्छा बताई कि वह नर्स बनना चाहती है। सालू नर्स बन गई एवं उसकी पोस्टिंग शहर के एक अस्पताल में हो गई। अब वह शहर में ही रहने लगी। कभी कभी छुट्टी लेकर यह सप्ताहांत में घर आ जाती। घर आती तो पूरी तरह माँ का दर्द बांटने का प्रयास करती। माँ बेटी एक दूसरे के दोस्त की तरह रहने लगी, जिसे देखकर उर्मिला के मन में भी खुशी के पुष्प खिल उठते। वह एक लंबी सांस लेकर मन ही मन सोचती, काश कि मैंने भी अपनी बेटियों को ऐसी शिक्षा दी होती। चलो कोई बात नहीं, बेटियां ना सही, अब मैं अपने पोते पोतियों को अच्छी शिक्षा दूंगी। सालू की छोटी बहन गरिमा भी अब बड़ी हो गई है। अपनी दीदी के शहर रहने के कारण घर की जिम्मेदारी अब उसने अपने ऊपर काफी हद तक ले रखी है। दीदी नहीं है तो दीदी की भूमिका निभाने का प्रयास करती रहती है। निशा का बेटा निखिल भी अब बड़ा होने लगा है। उसे भी निशा अब अपना काम स्वयं करना सिखाने लगी, जैसे स्कूल जाने से पहले जूते में पॉलिश करना, अपने कपड़े स्वयं इस्त्री करना, अपना बस्ता स्वयं जमाना आदि आदि काम उसे समझा दिया है। 12वीं की परीक्षा पास करने के बाद गरिमा ने शहर के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ली। अब वह कॉलेज के हॉस्टल में रहने लगी। निखिल अब 12वीं कक्षा में आ गया। दीदी के हॉस्टल चले जाने के बाद अब माँ के कार्य में हाथ बटाने की जिम्मेदारी निखिल पर थी। घर के छोटे छोटे कार्य में अपनी माँ का हाथ बटाने निखिल आगे आता तो देखकर उर्मिला का मन खुशी से झूम उठता। वह मन ही मन कहने लगती, नया जमाना है तो समय के साथ साथ चलना भी तो आवश्यक है। कल को अगर इसकी बीवी नौकरी वाली हुई तो दोनों मिलकर ही घर गृहस्थी संभालनी पड़ेगी, नहीं तो बेचारी बहू बाहर भी काम करेगी और घर में भी आकर काम करेगी तो कितनी थक जाएगी। आखिर वह भी तो इंसान है। मैंने निशा के साथ जो गलती की है वह मैं पोते के बहू के साथ नहीं होने दूंगी। लड़के को घर का काम काज सिखाना बहुत आवश्यक है। आज के ज़माने में लगता है मैं थोड़ा ज़्यादा ही सोचने लग गई हूँ। नए ज़माने का तौर तरीका थोड़ा बहुत मुझे भी समझ में आने लगा है। अच्छा है उर्मिला, तू भी अब समझदार हो गई है, पहले जैसी बुद्धू नहीं रही। समय इंसान को सब कुछ सिखा देता है। सारी बातें सोचकर उर्मिला देवी के चेहरे पर एक मुस्कान बिखर जाती है। चलो अच्छा ही है जो ये लोग अभी से घर की जिम्मेदारी समझने लगे हैं। शांति और आत्मसंतुष्टि की किरणें उर्मिला के मुखड़े को उज्जवल कर जाती हैं। दोनों पोतियों की शादी करने के पश्चात उर्मिला देवी चल बसी। पोते की शादी तक वह रुक न सकी। मन में इच्छा तो थी परंतु शरीर ने साथ नहीं दिया। या यूं कह सकते हैं कि भगवान ने जितनी उम्र लिखी जी कर चल दी अपने रास्ते। सासू माँ के गुजर जाने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी निशा के कंधों पर पुनः एक बार आ पड़ी। वह थी तो छोटे छोटे कार्य संभाल लेती थी। कभी कोई किसी परेशानी वाली बात होती तो उनसे सलाह मशविरा कर लेती थी निशा। अब तो एकदम अकेली हो गई। सासू माँ कभी कभी डांट जरूर देती थी परंतु घर में फिर भी कोई तो था जिससे अपना सुख दुख बांट लिया करती थी निशा। लेकिन अब तो घर में कोई भी नहीं है जिससे दो बातें कर ले। बेटा भी इंजीनियरिंग करने शहर चला गया तो घर बहुत सुना सुना लगने लगा निशा को। सप्ताहांत में पति देव घर आ जाते तो 2 दिन फिर भी मन लग जाता घर में। इंजीनियरिंग करने के बाद बेटे को जब शहर की किसी कंपनी में नौकरी लग गई तो निशा को बहुत खुशी हुई। इस बार अपने पति के घर आने के बाद उसने अपने मन की बात कह डाली, सुनिए जी, हमारा निखिल अब ब्याहने लायक हो गया है, कमाने भी लगा है, उसके लिए लड़की देखना शुरू कर दीजिए। आपके चले जाने के बाद घर काटने को दौड़ता है, मुझसे और सुनापन नहीं झेला जाता। लड़की तो मिल जाएगी एक से बढ़कर एक। अब हमारा निखिल इंजीनियर बन गया है, उसके मन की बात भी तो जानना जरूरी है। क्या वह शादी के लिए अभी तैयार है कि नहीं? अब की बार वह घर में आए तो तुम उसके मन को टटोलना। बड़ी समझदारी से निशा के पति ने बात कही। ठीक है, निखिल जब घर आएगा अब की बार तो मैं धीरे से बात छेड़ती हूँ, देखती हूँ उसके मन में क्या है।
मन में खुशी और उत्साह का भाव लेकर निशा ने कहा। अब के बार निखिल घर आया तो निशा ने उसके सामने मन की बात रखी। अब तो तू कमाने लगा है बेटा, और शादी के लायक भी हो गया है। तेरे लिए लड़की देखनी शुरू कर दी है हमने। हम दोनों चाहते हैं कि तुम्हारी शादी कर दे। अब तुम्हारी क्या इच्छा है, यह जानना चाहते हैं हम। अचानक शादी की बात सुनी तो निखिल थोड़ा सक पका गया। उसने अपनी माँ की ओर देखकर कहा, माँ थोड़ा सा रुक जाओ, अभी अभी तो नौकरी लगी है, मुझे थोड़ा संभल जाने दो। लड़की देखने की बात सुनकर चिंता में पड़ गया निखिल, क्योंकि अपने ऑफिस की एक लड़की दीपा से प्रेम करता है वो। यह बात वह किसी से अब तक बता नहीं पाया। घर बहुत सुना सुना लगता है बेटा, तुम सब चले जाते हो, फिर अकेली घर में रहना बहुत बुरा लगता है मुझे। घर में बहू आ जाएगी तो रौनक आ जाएगी। निशा ने बड़ी उम्मीद लगाकर बेटे की ओर देखकर कहा, माँ मैं आप दोनों से बताने वाला था परंतु बता नहीं पाया। मेरे लिए लड़की मत देखो, मैंने एक लड़की पसंद की है अपने ऑफिस में ही, और बहुत अच्छी है। उसका नाम दीपा है, शादी मैं उसी से करना चाहता हूँ। निखिल ने शब्दों को धीरे धीरे कहा। लड़की से प्रेम करता है सुनकर निशा की आंखें बड़ी बड़ी हो गई और आश्चर्यचकित होकर बेटे की ओर देखने लगी। लड़की अपनी जात बिरादरी की है ना माँ, अब जमाना बदल गया है, जात बिरादरी कौन देखता है। लड़की और उसके घर वाले अच्छे होने चाहिए। दीपा और उसके घर वाले पढ़े लिखी हैं और काफी सुलझे हुए हैं। निखिल ने जानकारी देते हुए कहा। लड़की कहाँ की है, शहर की या गांव की? लड़की तो शहर की है बेटा, शहर की लड़की गांव में आकर कैसे रहेगी? अब गांव में हमेशा थोड़ी रहेगी वो। बेटे की बात सुनकर निशा चिंता में पड़ गई। मन ही मन सोचने लगी, ये क्या कह रहा है निखिल, बहू गांव में नहीं रहेगी तो फिर कहाँ रहेगी? इसका मतलब निखिल ने पहले से ही सोच लिया कि बहू को अपने साथ ही ले जाएगा, फिर तो मैं अकेली ही रह जाऊंगी। तो तुमने पहले ही सोच लिया शादी के बाद बहू को अपने साथ ही ले जाओगे? यही तो होता है माँ। दोनों चाचा अपनी अपनी पत्नियों को लेकर शहर गए कि नहीं? पर मैं तो कभी तुम्हारे पापा के साथ नहीं गई, पूरी उम्र गुजार दी गांव में रहकर। तुम्हारे दादा दादी की सेवा करती रही, क्या मैंने कोई बुरा काम किया है? निशा की आंखें छलछलाई। माँ वो गांव में रहना नहीं चाहेगी, शहर की लड़की, और वह भी पढ़ी लिखी लड़की है, वह भी तो नौकरी करती है, नौकरी छोड़कर गांव में कैसे रहेगी? पहले का जमाना और था, तुम्हारी बात भी और थी। तुम गांव की थी और दादा दादी की देखभाल के लिए किसी की जरूरत तो थी ना। हाँ तू ठीक कह रहा है, मैं तो भूल ही गई थी कि लड़की नौकरी वाली है तो कैसे रहेगी मेरे पास। ठीक है, जैसा तू चाहता है वैसा ही होगा। एक दीर्घ श्वास छोड़ते हुए निशा ने कहा, माँ जीवन भर तुम गांव में रही, अब तो पापा के पास जा सकती हो। 2-1 साल पापा के पास शहर में रहकर देख लो कि शहर की जिंदगी कैसी है। शहर चली जाऊंगी तो गांव का मकान कौन देखेगा? मकान में ताला लगा देना। मकान कहीं भागे जा रहा है क्या? पुश्तैनी मकान है, तुम्हारे दादा दादी की यादें जुड़ी हुई है इस मकान से। उन्होंने बड़ी मेहनत से यह मकान बनाया था, कैसे खाली छोड़कर जाऊं? समय के साथ कभी कभी इंसान को बदलना चाहिए माँ। इंसान अगर सीधा खड़ा रहे तो टूटने का डर रहता है, इसीलिए लचीला होना चाहिए। पापा के रिटायर होने के लिए बस 2 ही साल तो बचे हैं। 2 साल शहर में रह लो, देख लो शहर की जिंदगी कैसी है। पापा के रिटायर होने के बाद फिर दोनों मिलकर गांव में आकर रहना। हम तो गांव में आते जाते रहते हैं, आप लोगों से मिलना भी हो जाता है।
कभी कभी आप भी शहर में हमारे पास आकर रहना। गांव से शहर बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, इसीलिए आने जाने में कोई परेशानी भी नहीं है। बातें समझाते हुए निखिल ने कहा, ठीक है, तेरे पापा आएंगे तो मैं उनसे बात करूंगी, देखते हैं वो क्या कहते हैं। मन में थोड़ी सी उम्मीद, थोड़ी सी निराशा का भाव लेकर निशा उठकर अपने काम के लिए चल दी। आगे की कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आगे के भाग सुनना ना भूलें। धन्यवाद।